जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मल्टीमीडिया एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने हिंदी के 305 और 306 के क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो आज हम दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमारा जो कोर्स कोड है 307, ठीक है, 307 के हम इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चंस को देखेंगे। और इसमें जो हमारा पेपर है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति में जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र होता है उसके क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चंस को रखने का प्रयास किया गया है जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों बेसिकली आपको जैसे लोककथियाँ और मुहावरे के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही आसान है और आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का क्या अर्थ है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आप सबको पता है कि आग लगने पर कुआं खोदने का अर्थ होता है आपत्ति आने पर बचाव करना। क्या होगा? आपत्ति आने पर बचाव करना। जैसे आज हम लोग खुद कर रहे हैं कि पेपर नज़दीक है और आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? आग लगने पर कुआं खोदना ही होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदना, आपत्ति आने पर बचाव हेतु प्रयत्न करना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि आंखों में खून उतरना। तो आंखों में खून उतरना का मुहावरे का क्या अर्थ है, तो आपको बताना है। तो जो आंखों में खून उतरना आपको पता होगा अत्यधिक क्रोधित होना जाना। क्या होता है? अत्यधिक क्रोध आना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना ये हम लोग व्यवहारिक जीवन में भी उपयोग करते हैं। जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ को मना करता है तो हम लोग अंगूठा दिखा देते हैं कि, तो इसका मतलब क्या होता है? साफ इनकार कर देना, यानी मना कर देना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, साफ इनकार कर देना। अगला है कि अन्न जल उठाना मुहावरे का अर्थ है। तो अन्न जल उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसमें होता है मृत्यु होना। क्या हो जाएगा? मृत्यु होना। इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मृत्यु होना। अगला जो क्वेश्चन है हमारा इसी क्रम में कि संपत्ति के सभी सगे होते हैं के अर्थ को प्रकट करने वाली कहावत है। तो संपत्ति के सभी सगे होते हैं अर्थात संपत्ति सबको क्या होती है? प्यारी होती है। तो इसको प्रकट करने वाली कहावत है, तो वो क्या है? बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया, यानी बाबू मीठ न भैया मीठ, सबसे बड़ा रुपया मीठ, ठीक है। तो इस लोककथि का यही अर्थ होगा कि बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। अगला जो इसी क्रम में क्वेश्चन है कि कूद कूद मछली बगुले को खाए, कहावत का क्या अर्थ है? तो कूद कूद मछली बगुले को खाए कहावत का क्या अर्थ है? तो विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत कार्य करना। इसका अर्थ हो जाएगा विपरीत कार्य करना, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा इसी, तो अगला क्वेश्चन है कि सात चराई सात रंग, डारे बैठन तो एक रंग, पहेली का सही उत्तर चुनिए। तो आपको सही उत्तर बताना है कि इस पहेली का क्या होगा कि सात चराई सात रंग, डारन बैठी तो एक रंग। तो इसका जो आंसर होगा वो इंद्रधनुष होगा। क्या होगा? इंद्रधनुष इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला है कि एक हांडी में दो रंगों का पानी, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि एक हांडी में दो रंगों का पानी, तो इसमें से हमारा हो जाएगा अंडा। क्या होगा? अंडा। आप लोग को पता होगा कि अंडे में क्या होता है? दो रंग का पानी होता है। जैसे एक उसमें येलो होता है और वाइट होता है। तो और मटके में क्या होता है? ये नहीं होता है, दो रंगों का पानी नहीं होता है, सुराही में भी नहीं होता है। तो अंडा हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, हम मुहावरे को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि डिस्क्राइब करने पर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिससे आपको भी बोरिंग महसूस होगा। तो हम सीधे सीधे क्वेश्चंस को देखेंगे क्योंकि आप सबको भी पता होगा, बस हम प्रैक्टिस सेट के थ्रू हम ये समझिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है कि हम शायद कह सकते हैं कि पहेली एक सार्वभौमिक कला है, किसका कहना है? तो ये किसकी बात मतलब किसने कही थी कि जो पहेली है वो एक सार्वभौमिक कला है? तो वो आर्चर टेलर ने कहा था। किसने कहा था? आर्चर टेलर ने। अगला जो क्वेश्चन है कि आधुनिक अंग्रेजी शब्द पहेली के मूल शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आधुनिक अंग्रेजी शब्द जो है पहेली के मूल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वो है व्याख्या करना और अनुमान लगाना, ठीक है। यानी कि जो पहेली का मूल शाब्दिक अर्थ होता है वो व्याख्या करना और अनुमान लगाना ही होता है, क्योंकि हम अनुमान लगा कर ये बताते हैं कि वो सॉरी दोस्तों, तो उसमें जो पहेली का मूल शाब्दिक अर्थ होता है वो व्याख्या करना और अनुमान लगाना होता है, ठीक है। क्योंकि किसी पहेली का हम अनुमान लगाकर ही उसकी व्याख्या करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है
सदा समान रहना अर्थ वाली लोकतियाँ हैं। तो सदा समान रहना अर्थ वाली लोकतियाँ हैं, सावन हरे न भादो सूखे। क्या होगा? सावन हरे न भादो सूखे, इसका अर्थ होगा सदा समान रहना। ठीक है, आप सबको पता होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि अकस्मात कार्य होना अर्थ वाली कहावत है। तो अकस्मात कार्य होना, ये कहावत कौन सी है, इसमें से आपको बताना है। तो बिल्ली के भागे छींका टूटना। क्या होता है? बिल्ली के भागे छींका टूटना। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा इसी क्रम में दोस्तों कि सार कम आडंबर अधिक अर्थ वाला लोकतिया है। तो सार कम आडंबर अधिक, तो इसका जो अर्थ होगा दोस्तों ये हो जाएगा थोथा चना बाजे घना। मतलब रहता है कम ही, दिखाता सबसे बहुत ज़्यादा है, तो इसका अर्थ यही होता है। ठीक है, थोथा चना बाजे घना, थोड़ा रहेगा बहुत ज़्यादा बाजेगा, तो इसका अर्थ यही होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा इसी क्रम, अत्यधिक बलवान से भीड़ जाना। तो अगला जो क्वेश्चन है कि अत्यधिक बलवान से भीड़ जाना अर्थ वाली लोकतियों का अर्थ है। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। क्या होगा? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अगला जो क्वेश्चन है कि अपराध कोई करे और दंड कोई और भुगते का अर्थ देने वाली लोकतियाँ हैं। तो अपराध कोई और करे, दंड कोई और भुगते का अर्थ देने वाली लोकतियाँ हैं, वैश्या का दंड फ़कीरों को। क्या होगा? वैश्या का दंड फ़कीरों को, इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि नाम के अनुरूप कार्य न करना अर्थ को प्रकट करने वाली कहावत है। तो नाम के अनुरूप कार्य न करना, तो ऊंची दुकान फीके पकवान। ठीक है, जैसे नाम रहता है क्या, संतोष, और उसके अंदर संतोष है ये नहीं है, तो वही कि नाम के अनुरूप उसका कार्य ही नहीं है। संतोष नाम है, संतोष से या संतोष करता ही नहीं है, हर चीज़ में लड़ाई, हर चीज़ में झगड़ा, तो वही मतलब ये लोकतियाँ या मुहावरा कह रही है। ठीक है, तो ऊंची दुकान फीके पकवान। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, हठी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये क्या अर्थ प्रकट कर रहा है आपको बताना है कि हठी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप जब क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि क्वेश्चन ये कहना क्या, और जब हर ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये ऑप्शन इस पे इसका अर्थ है। ठीक है, तो आप सारे ऑप्शन को पढ़िएगा और अच्छे से पहले वाक्य को पढ़िएगा कि वाक्य कहना क्या चाहता है, उसके बाद ऑप्शंस को पढ़िएगा। ठीक है, तो कह रहा है हठी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हठी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका अर्थ होगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों कि पत्थर को जोंक नहीं लगती। ठीक है, यानी कि हठी जो व्यक्ति है उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। आप कुछ भी कहिए ना कहिए, मारिए गाली दीजिए, कोई उसका उस पर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, वही उसका अर्थ हो जाएगा। यानी कि पत्थर को जोंक नहीं लगती। ठीक है, यानी पत्थर में जोंक कहाँ पकड़ेगा, तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि दोस्तों को मूर्ख को कुछ कहना के लिए सही मुहावरा है। तो मूर्खों को कुछ कहना, इसमें होगा अंधे के आगे रोना। यानी अगर आप किसी बात को लेकर के मूर्ख आदमी को समझा रहे हैं तो वो उसका कोई मतलब ही नहीं है, जब वो उस बात को मानेगा ही नहीं, वो समझेगा ही नहीं, तो उसके आगे हमारा क्या होगा, अंधे के आगे रोने के बराबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि अगर तुम क्या बनना चाहोगे, मतलब बनोगे, तो लोग तुम्हारी बात पर 5% भी यकीन नहीं करेंगे। उक्त वाक्य के लिए मुहावरे का चयन कीजिए। तो अगर तुम क्या बनोगे तो लोग तुम्हारे बात पर 5% भी यकीन नहीं करेंगे, इस मुहावरे का आपको अर्थ चयन करना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें आपका अर्थ हो जाएगा अपने मुंह में या मिट्ठू बनना। ठीक है, यानी अपना बड़वारी खुद जब स्वयं करोगे तो क्या करेंगे, 5% भी यकीन नहीं करेंगे। यानी लोग जो हैं वो आप पे 5% भी विश्वास नहीं करेंगे, कि लगेंगे अरे यार ये तो फेंक रहा है, ये तो अपने मुंह में या मिट्ठू बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि आँख पथरा जाना। देखिए, आँख पथरा जाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों कि किसी के इंतज़ार में आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं और वेट करते ही रह गए, सुबह से शाम हो गई, तो वही उसका अर्थ होगा कि प्रतीक्षा करते करते थक जाना। क्या होगा, प्रतीक्षा करते करते थक जाना, आँख पथरा जाना, इसका अर्थ होगा। ठीक है, हम दोस्तों ऑप्शंस को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, आपको भी बोरिंग महसूस होगा, इसलिए मैं बस उतना ही बता रहा हूँ जो हमारे काम का चीज़ है। अगला जो क्वेश्चन है कि थाली का बैगन होना। ठीक है, इसमें कह रहा है कि थाली का बैगन होना, मुहावरे का क्या अर्थ है, मतलब इसका ये होगा कि जिसका अपना कोई विचार ना हो। ठीक है, जिसका कोई अपना विचार ही ना हो, थाली का बैगन होना। अगला जो क्वेश्चन है इसी क्रम में कि लोकतियाँ और मुहावरों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं।
तो लोकत्तियाँ और मुहावरे को जो हम अंग्रेजी में कहते हैं वो प्रोवर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोवर्ब्स कहते हैं लोकत्तियाँ और मुहावरे को, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि काला अक्षर भैंस बराबर। आप सब ने बहुत यूज़ भी किया होगा अपने दैनिक जीवन में कि काला अक्षर भैंस बराबर, अर्थात मूर्ख होना। क्या होगा? मूर्ख होना, काला अक्षर भैंस बराबर। अगला जो क्वेश्चन है कि ढाक के 3 पात, ठीक है, ढाक के 3 पात, लोकत्ति का क्या अर्थ है? तो इस लोकत्ति का होगा दोस्तों सदैव एक ही स्थिति, ठीक है, सदैव एक ही स्थिति में रहना, ढाक के 3 पात होगा। अगला जो क्वेश्चन है शक्तिशाली की विजय का अर्थ वाली लोकत्तियाँ, यानी कि शक्तिशाली के विजय किस लोकत्ति का अर्थ है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा जिसकी लाठी उसकी विजय, यानी कि हम कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्तिशाली की विजय यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसकी लाठी होगी उसी की विजय होगी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि अस्थिरता के कारण कहीं ना रहना, मतलब अस्थिरता के कारण कहीं का ना रहना का भाव व्यक्त करने वाली लोकत्तियाँ हैं। तो जो धोबी का कुत्ता होता है दोस्तों, वो घर का ना होता है, वो ना घाट का होता है। तो वही कह रहा है कि अस्थिति का जो कारण, मतलब अस्थिति का कारण कहीं का ना रह जाना, वो हमारा लोकत्ति का इसमें से अर्थ जो बता रहा है वो होगा धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, क्योंकि जो धोबी का कुत्ता होता है न घर का ही होता है न घाट का ही होता है। अगला जो क्वेश्चन है, जैसे हम कहते हैं कि न इधर के हैं न उधर के हैं, हम क्या करें, तो वही चीज़ है। अगला जो क्वेश्चन है कि गुड़ खाएं गुलगुले से परहेज, लोकत्ति का क्या अर्थ है? यानी कि गुड़ खा रहे हैं और गुलगुले से हम परहेज कर रहे हैं, तो क्या करना है, मतलब ढोंग ही कर रहे हैं एक प्रकार से। क्या कर रहे हैं? ढोंग कर रहे हैं, यानी कि हम कह रहे हैं कि हम ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए हम, और किसी को सलाह दे रहे हैं कि धूम्रपान या नशा नहीं करना चाहिए और हम खुद कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक ढोंग ही करना हुआ, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है कि ना समझी का काम करना, ठीक है, ना समझी का काम करना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? तो जो ना समझी का कार्य करना ये हो जाएगा अक्ल के पीछे डंडा लिए फिरना, ठीक है, अक्ल के पीछे डंडा लिए फिरना हमारा अर्थ हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि यह किसी कोई नेक सलाह नहीं मानता है वह है, तो यदि कोई किसी का नेक सलाह नहीं मानता है तो वह क्या है? तो वह है अक्ल का दुश्मन। क्या है? अक्ल का दुश्मन, ठीक है, वो अक्ल का दुश्मन है यदि कोई किसी का नेक सलाह नहीं मानता है तो। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों अंगार फकना, ठीक है, अंगार फाँकना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ हो जाएगा हमारा कि तो अंगार फाँकना मतलब होता है, जैसे फाँकना मतलब हम किसी चीज़ को फाँकते हैं यानी कि ग्रहण करते हैं, खाते हैं। तो इसमें आप जब ऑप्शंस को पढ़ेंगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाहता है वाक्य। तो पहले आप वाक्य को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके थोड़ा सा भी अर्थ को अगर आप समझ पाएंगे तो आपको आसानी से ऑप्शन को फाइंड कर पाएंगे कौन सा हमारा राइट है, ठीक है। तो अंगार को फाँकना मतलब होता है कि किसी खतरनाक चीज़ को अपने अंदर ग्रहण करना या उसको खा लेना, एक तरह से ये होगा। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है कि हानिकारक परिणाम वाला काम करना, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा काम करना जो हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। अगला जो क्वेश्चन है कि कष्ट में पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? तो जो कष्ट में पड़ना है वो हमारा अतड़िया गले में पड़ना, यानी कष्ट में पड़ना मतलब क्या होगा? अतड़िया गले में पड़ गई, यानी जब ये एक मुहावरा है, ठीक है, उसका आपको अर्थ बताना है, ठीक है। तो ये मत समझिए कि अतड़िया गले में आके पड़ गई, नहीं, मतलब आपको बताना है कि क्या हो सकता है, हम उसमें अनुमान ही लगाते हैं, ठीक है। तो कष्ट में पड़ना मतलब होगा अतड़िए गले में पड़ना। अगला जो क्वेश्चन है कि अंतर पड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो अंतर पड़ना मुहावरे का जो अर्थ होगा दोस्तों वो देश से होना, क्या होगा? द्वेष होना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में कि अर्थ है नृत्य करना, आपको नृत्य करना का अर्थ है वो किस भाषा का शब्द है? तो वो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का? लैटिन का। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार लोक गाथा के भेद हैं, तो जो लोक गाथा के भेद हैं कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार वो वीर कथात्मक गाथा, प्रेम कथात्मक गाथा, रोमांचक कथात्मक गाथा, तो ये सभी हमारे राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर आपको कहीं बोलने में अगर कहीं मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग माफ़ कीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है पढ़ने में, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग एडजस्ट कर पाएंगे।
इसी क्रम में हम जो आगे क्वेश्चंस को देखेंगे कि किसके अनुसार लोकगीत वे संपूर्ण गेय गीत हैं जिसकी रचना प्राचीन अनपढ़ जन के अज्ञात रूप से हुई है और जो यथेष्ट समय अतः शताब्दियों तक प्रचलन में रहा है। तो A.H. क्रेपी, किसके? तो A.H. क्रेपी के अनुसार, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकगीत में जन जीवन की सच्ची झांकी निहित है। तो लोकगीत में जन जीवन की जो सच्ची झांकी है वो निहित है, किसका विचार है? तो ये विचार जो है दोस्तों वो रामचंद्र शुक्ल का है। किसका विचार है? रामचंद्र शुक्ल का है, याद रखिएगा आप लोग। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकगीत किस शब्द का पर्याय है? तो लोकगीत जो है दोस्तों वो अंग्रेजी के फोक शब्द का पर्याय है। किसका? फोक शब्द का, अंग्रेजी के फोक शब्द का जो है वो पर्याय है लोकगीत। अगला है लोक गाथा या कथात्मक गीत अंग्रेजी में किस शब्द से अभिहित है? तो वो जो है दोस्तों ब्लाड से संबंधित है। किससे? ब्लाड से संबंधित है लोक गाथा कथात्मक गीत। अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थानी लोक गाथाओं का विषयगत वर्गीकरण निम्न में है। तो लोक मतलब गाथाओं का विषयगत वर्गीकरण है तो वो हमारा पौराणिक, भक्ति परक लोक गाथाएँ, प्रेम प्रधान लोक गाथाएँ, वीरता प्रधान लोक गाथाएँ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है कि बॉल सिंगिंग का लोक रूप क्या है? तो बॉल सिंगिंग का जो लोक रूप है दोस्तों वो बंगाला है। क्या है? बंगाल है। दोस्तों बॉल सिंगिंग का लोक रूप क्या है? तो वो है बंगाल। क्या है? बंगाल। अगला जो क्वेश्चन है हमारा इसी क्रम में, गौहर जान नृत्यिका का संबंध किस लोक नाटक से है? तो गौहर जान नृत्यिका जो है वो किस लोक नाट्य से संबंधित है? तो तमाशा। किससे? तमाशा से संबंधित है। और तमाशा कहाँ का है दोस्तों? तो हमारे यहाँ का उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, आप सबको पता भी होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो भीलों के प्रसिद्ध जो लोक नाटक है वो गवरी है। क्या है दोस्तों? गवरी, याद रखिएगा। अगला है कि झारखंड का पैका है एक। तो झारखंड का जो पैका है दोस्तों, पाइका, वो एक लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य है झारखंड का। अगला हमारा क्वेश्चन है कि केरल की लोक रंगभूमि है। तो जो केरल की लोक रंगभूमि है वो है दोस्तों यक्षगान। क्या है? यक्षगान वहाँ की रंगभूमि है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो अल्लाह है वो महोबा का है, रसिया वो बनारस का है, कजरी मिर्ज़ापुर का है और बिहार जो है दोस्तों वो कन्नौज का नहीं है। यही हमारा सुमेलित नहीं है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार कन्नौज का नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकगीतों का वास्तविक संबंध क्या है? तो लोकगीतों का जो वास्तविक संबंध है वो कहाँ से है ये आपको बताना है। तो गांव व देहातों से है। कहाँ से है? गांव और देहातों के लोगों से ही लोकगीतों का जो वास्तविक संबंध है वो गांव और देहातों के लोग से। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि बंगाल के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं? आपको बताना है कि जो बंगाल का प्रमुख लोकगीत है वो कौन सा है। तो वह है दोस्तों बाउल और मठिथा सीट। क्या होगा? बाउल और मठिथा सीट। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों सोनी महिवाल लोकगीत कहाँ का है? तो आपको बताना है कि जो सोनी महिवाल लोकगीत है वो कहाँ का है। तो वो दोस्तों पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का है, याद रखिएगा। अगला जो दो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का लोकगीत क्या है? तो आपको बताना है कि इसमें से उत्तर प्रदेश का जो लोकगीत है वो क्या है। तो आप सबको पता होगा कजरी। कजरी जो है दोस्तों वो लोकगीत है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। अगला दोस्तों कि विदेशिया गीत किस प्रकार के होते हैं? तो विदेशिया गीत जो होते हैं दोस्तों वो करुणा एवं विरह, यानी कि उसमें करुणा और वियोग, ठीक है, करुण रस और वियोग रस मतलब विरह दोनों पाए जाते हैं। तो वो हमारे विदेशिया में करुण और विरह का वर्णन होता है। तो हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला जो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में लोकगीत किस भाषा में गाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में लोकगीत किस भाषा में गाए जाते हैं? तो पूर्वी भाषा में। किस भाषा में? पूर्वी भाषा में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थानी भाषा में कौन सी लोकगीत गाए जाते हैं? तो राजस्थानी भाषा में हमारा ढोला मारू, याद रखिएगा, ढोला मारू राजस्थानी भाषा में लोकगीत गाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से लोक कथाओं में भेद है? तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन से लोक कथाओं में भेद है। तो उपदेशात्मक और सामाजिक और धार्मिक, इन तीनों में क्या है?
भेद है, ठीक है, लोक कथाओं में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, लोक कथाओं को निम्न में से कितने विवरणों में बांटा गया है। तो लोक कथाओं को आपको बताना है कितने विवरणों में बांटा गया है। तो उपदेशात्मक धार्मिक कथाएं, सामाजिक कहानियाँ, प्रेम प्रधान और जाति शैली पर कथाएं। तो ये तीनों हमारे शैलियों में बांटा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान के लोक कथा और लोकगीत में किस जाति सबसे अधिक योगदान दिया। तो किस जाति ने सबसे अधिक योगदान दिया था, तो आप सबको पता होगा ब्राह्मणों ने, ठीक है। ब्राह्मणों का योगदान जो है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा था लोक कथा और लोकगीत में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि लोकगीत हमारे, एक सेकेंड माफ़ कीजिएगा, लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है, यह कथन किसका है। तो ये कथन किसका है दोस्तों, तो डॉक्टर तेज नारायण लाल का। किसका है, डॉक्टर तेज नारायण लाल का यह कथन है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकगीत को धरती गाती है, पहाड़ गाते हैं, नदियाँ गाती हैं, फसलें गाती हैं, उत्सव और मेले, ऋतुएं और परंपराएं गाती हैं, ये किसका विचार है। तो ये जो विचार है वो गांधी जी का है। किसका विचार है, गांधी जी का यह विचार है कि लोकगीत को धरती गाते हैं, पहाड़ गाते हैं, नदियाँ गाती हैं, फसलें गाती हैं, उत्सव और मेले, ऋतुएं और परंपराएं गाती हैं। तो ये जो विचार है वो हमारे गांधी जी का है। किसका है, गांधी जी का यह विचार है। अगला जो क्वेश्चन है कि काम करने के समय गाने वाली गीत है। काम करने समय जो गाने वाली गीत है, तो आप सब, मुझे पता होगा लगभग लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, तो आप सबको पता होगा वो रोपनी में एक गीत गाया जाता है, श्रम गीत। जो मजदूर लोग होते हैं जब रोपा करते हैं, तो रोपा करने के कहीं कहीं रोपा करते समय या कहीं कहीं भी हमारे यहाँ जैसे रोपा जब ख़त्म हो जाता है तो उस टाइम गाया जाता है, वो लोग गाती हैं लास्ट में, ठीक है। तो वो रोपनी गीत कहते हैं, ठीक है, हम लोग गांव में कहते हैं रोपनी गीत, जिसे हम श्रम गीत के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो काम करने समय गाने वाली गीत जो होती है वो रोपनी गीत है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि लोकगीत किसे कहते हैं। तो लोकगीत किसे कहते हैं, तो वो होता है कर्म गीत और बिहा गीत, ये दोनों होती है लोकगीत। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ए बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों। अगला जो क्वेश्चन है, अरे यार रुक जाइए, तो अगला क्वेश्चन है कि लोकगीत को किसकी संपत्ति मानी जाती है। तो लोकगीत किसकी संपत्ति मानी जाती है, तो पूरे समाज की संपत्ति मानी जाती है। ये कि जो लोकगीत है वो क्या है, पूरे समाज की यह संपत्ति है, ठीक है। अगला है कि किसे शिष्ट साहित्य की जननी मानी जाती है। तो शिष्ट साहित्य की जो जननी मानी जाती है वो लोक साहित्य को ही मानी जाती है। किसको, लोक साहित्य को शिष्ट साहित्य की जननी मानी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इसी क्रम में कि खोरठा लोकगीत किसकी रचना है। तो जो खोरठा लोकगीत है वो श्याम सुंदर महतो, किसकी रचना है, श्याम सुंदर महतो, खोरठा लोकगीत उनकी रचना है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि जो गीत मौखिक परंपरा से आते हैं वो उसे क्या कहा जाता है। तो जो भी मौखिक परंपरा से आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें लोकगीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोकगीत, याद रखिएगा। अगला जो हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है दोस्तों कि संस्कार गीत मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं। तो जो संस्कार गीत हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि खोरठा लोक साहित्य के संपादक कौन है। तो आपको बताना है कि जो खोरठा लोक साहित्य के संपादक हैं अर्थात लेखक हैं वो कौन है। तो विश्वनाथ प्रामाणिक हैं। कौन है, विश्वनाथ प्रामाणिक, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि खोरठा लोक साहित्य का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष में लिखा गया। तो किस वर्ष में लिखा गया था, तो 2004 में लिखा गया था। किस वर्ष में, 2004 में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि खोरठा लोक साहित्य के प्रकाशक हैं। तो खोरठा लोक साहित्य के जो प्रकाशक हैं दोस्तों वो हैं खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद, बोकारो, इस्पात नगर, ठीक है। तो ये सब उनके क्या है, सब प्रकाशन हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि कर्म कथा को किस रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना है कि जो कर्म कथा है वह किस रूप में जाना जाता है। तो धर्म कथा के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है दोस्तों, धर्म कथा के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा इसी क्रम में दोस्तों कि लोक कथा के प्रधान संपादक निम्न में से कौन है। तो लोक कथा के प्रधान संपादक जो है वो कौन है, तो वह है ए.के. झा। कौन है दोस्तों, ए.के. झा, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि लोक साहित्य किसका अंग है। तो आपको बताना है कि जो लोक साहित्य है वो किसका अंग है। तो लोक वार्ता का, किसका, लोक वार्ता का अंग है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि लोक साहित्य में निम्न में से किसका स्थान महत्वपूर्ण होता है।
तो लोक साहित्य में किसका स्थान महत्वपूर्ण होता है? तो वो है लोक कथा का। किसका? लोक कथा का स्थान महत्वपूर्ण होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम लोक कथा को जन्म देने का श्रेय किसे जाता है? तो सर्वप्रथम लोक कथा का जन्म किसे जाता है आपको बताना है। तो वो हो जाएंगे दोस्तों हमारे भारत भूमि को। भारत भूमि जो हमारी है वही लोक कथा की क्या है? जननी है, यानी कि जन्मदाता है, उसी को यह श्रेय जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि डॉक्टर मोती चंद्र ग्राम ने लोक के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? तो लोक के लिए उन्होंने फोक शब्द का प्रयोग किया है। कौन शब्द का? फोक शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन के रचनाकार कौन है? तो इस अध्ययन के रचनाकार हमारे हैं दोस्तों डॉक्टर शंकर शुक्ल जी हैं। कौन है? डॉक्टर शंकर शुक्ल जी। अगला जो क्वेश्चन है कि बिलासपुर में राउत नाच का प्रारंभ कब हुआ? तो राउत नाच का जो प्रारंभ हुआ था 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि कोंडा गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो घड़वा शिल्प के लिए, याद रखिएगा, घड़वा शिल्प के लिए कोंडा गांव क्या है? प्रसिद्ध है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय लोक संस्कृति शोध संस्थान की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय लोक संस्कृति शोध की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1964 में हुई थी, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण यह रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर, किन्होंने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था संस्कृत के 4 अध्याय। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि लोक साहित्य के रचयिता ज्ञात होते हैं या अज्ञात, आपको बताना है। तो जो लोक साहित्य के रचयिता होते हैं दोस्तों वो ज्ञात नहीं होते हैं, वो होते हैं अज्ञात होते हैं। क्या होते हैं? जो लोक साहित्य के रचयिता होते हैं वो अज्ञात होते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि पहुआनी, ठीक है, पहुआनी कहाँ का लोक नाट्य है? तो छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है पहुआनी, याद रखिएगा। अगला है कि यात्रा कहाँ का लोक नाट्य है? तो यात्रा हमारा जो है दोस्तों वो पश्चिम बंगाल का लोक नाट्य है। अगला हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से लोक नायक कौन है? तो इनमें से लोक नायक कौन है आपको बताना है। तो भिखारी ठाकुर जी हैं। कौन है? भिखारी ठाकुर जी लोक नायक हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि खोरठा लोक साहित्य के संपादक या लेखक कौन है? तो वह है विश्वनाथ प्रमाणिक। कौन है दोस्तों? विश्वनाथ प्रमाणिक। ये हमारा रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि लोक साहित्य किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो लोक साहित्य जो है दोस्तों वो लोक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? लोक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। अगला जो क्वेश्चन है कि पूरब की बोलियों में अधिकांश आदिवासी गीत गाए जाते हैं। तो जो अधिकांश आदिवासी गीत गाए जाते हैं वो विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। किसके? विद्यापति के गीत गाए जाते हैं आदिवासियों के द्वारा अधिकांश। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों गढ़वाल कन्नौर आदि में गाए जाने वाला लोकगीत क्या है? तो गढ़वाल और कन्नौर में गाए जाने वाला आदि लोकगीत है वो है पहाड़ी। कौन सी लोकगीत गाई जाती है? तो पहाड़ी लोकगीत गाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, और देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि शिष्ट साहित्य की जननी कौन है? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है वो है लोक साहित्य। क्या है दोस्तों? लोक साहित्य जो है वो शिष्ट साहित्य की जननी मानी जाती है। और अगला हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि खोरठा लोकगीत संग्रह किसका है? तो किसका है आप सबको पता होगा, श्याम सुंदर महतो। किसका है? श्याम सुंदर महतो। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और फिर हम दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे जो हमारा कोर्स कोड होगा 308। क्या? 308 को हम देखेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। और कोई भी वीडियो में त्रुटि हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा, उसको हम अगले वीडियो में सुधारने का प्रयास करेंगे। और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।